Good evening, everyone. So, Sanglida is here with us. So, he is also known as Darth Vader. हम लोग का सामने दार्थ वेदर वी हैव नॉट मेट फिजिकली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम फिजिकली नहीं मिले, बट वी हैव बीन ऑफन कनेक्टेड थ्रू दिस मोबाइल फोन्स। आपका जो टेलीग्राम का थ्रू से, व्हाट्सएप का थ्रू से हम लोग कनेक्टेड में रहे, इवन फेसबुक का थ्रू से भी हम लोग कनेक्टेड में है। तो ही विल बेसिकली टेक इनिशिएट द सेशन, एंड देन बाद में जो क्वेश्चन आंसर होगा बाद में हम लोग कर लेगा ना। तो आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ योर नेम। जब आपका नाम देखा था, आई वॉज वेरी हैप्पी आपका, एंड देन पुनीता वगैरह लोग का ना। तो तो फर्स्ट आप ये चीज हमको बता दीजिए कि व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली व्हेन दे लाइक गॉट द रिजल्ट ना, रिजल्ट को मिलने के बाद। उसके बाद आप शुरू कर दीजिए सर अपना। हाँ, हाँ। शुरू शुरू में तो हम तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था ये बार मेरा निकलेगा बोल के। तो हम जब हम्म। स्क्रॉल कर रहा था पेजेस को, तो हम सबसे पहले मेरा बैचमेट लोग का नाम देखा है। तो वो लोग का नाम देखा है हम्म। तो हम लगा हम मेरा भी हो सकता है बोल के, तो हम स्क्रॉल करते गए तो लिखा है, तो लास्ट में अराउंड 4-5 पेजेस का उसमें है मेरा नाम। तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो अच्छा था, एटलीस्ट एग्जाम क्लियर हो गया बोल के। बट फिर अपना जो एफर्ट है, ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा हायर पोस्ट हायर पोजीशन के लिए आदमी वो करता है, तो थोड़ा दुख लगा हम्म। इनिशियली। बट लेटर ऑन जो फैमिली लोग से बात किए, तो मेरे लिए तो इट्स जो भी हम ऑलरेडी जॉब में है, लेकिन मेरा लिए कंसिडर फॉर मी एक एएसओ मिला है, तो मेरे लिए अपग्रेड ही है, क्योंकि हमें वर्क लाइफ बैलेंस ये सब पे इतना थोड़ा दुख भी था शुरू से। बाद में जाके रियलाइजेशन हो के अच्छा लगा। एटलीस्ट एग्जाम हम्म। क्रैक पे बहुत लोग आदमी जो नहीं मिला है, तो उसके अच्छा लगा सर। हम्म। तो अभी आप अपना इंट्रोडक्शन से शुरू कर दीजिए, यू टेक ओवर, ओके। ठीक है, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग सब इतना ज़्यादा अच्छा लगा है, होप इट इज़ गुड। तो मेरा नाम सांग लीडा है। इन माय बैकग्राउंड बोलने से आई हैव कंप्लीटेड, हम पूरा आउट एंड आउट बिजनेस ग्रेजुएट है, हम कॉमर्स फील्ड से है बेसिकली। तो हम यूजी पे मेरा ये किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंगलोर से किया था। फिर आई डिड माय एमबीए। तो हम सिविल सर्विसेज और ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था यूजी, मतलब शुरू में। तो इसलिए मेरा इनिशियली वो जो लेट हो गया था स्टार्ट जो, तो आई स्टार्टेड द प्रोसेस, अपना एमबीए कंप्लीट कर लिया था। तो आई वाज वर्किंग, हम वहाँ में एक कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहा था बेंगलोर में, कंपनी था द्वारा सोल्यूशंस। तो वहाँ में हम ऑलरेडी काम कर रहा था। तो लेकिन उस समय में ये कोविड आउटब्रेक होता, मेरा पिताजी जो हमको वापस आ जाओ अरुणाचल में बैठो बोल के, तो हम वहाँ से वापस आ गया था। तो उसके बाद यहाँ में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल था कि हम ये एग्जाम्स देने लगा हैं। तब से मैं ऑलरेडी घर में बैठ के, तो कुछ भी जॉब मिलने से भी ऐसे मैंने से केस रहा था। तो ऐसे करके हम जब सबसे पहले ये एपीएसएसबी का सीएचएसएल जो एलडी फर्स्ट जब निकला था, वो वाला एग्जाम हम दिया। तो उसमें मैथ्स का पेपर तो बहुत इजी था, आई मीन द क्वेश्चन वाज वेरी इजी, लेकिन मेरा समहाउ, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं किया था, तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद ये एपीपीएससी का 2020 का एग्जाम आ गया था तब समय में। तो उसमें हम मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो उससे मेरा मतलब ये पढ़ाई का बैकग्राउंड जो सिविल सर्विस प्रिपरेशन जर्नी शुरू हुआ है। फिर उसमें हम मेंस के लिए अच्छे से पढ़ा। तब समय हम धोखे सर का ये जो टॉपर्स मीट चल, जो जो धोखे सर का टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें हम एनरोल किया है। ऐसा करके मेरा जर्नी शुरू हुआ है। फिर हम धीरे धीरे करके अलग अलग एग्जाम्स देने लगा। मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद हम ये क्या बोलते हैं, एसिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का हम इंटरव्यू राउंड पहुंचा था, लेकिन इंटरव्यू में समहाउ वाज नॉट एबल टू क्लियर। ऐसा करके एसएसबी सीएचएसएल एलडीसी एग्जाम में क्लियर हो गया था। उसके बाद तो हमें सीखली हम जॉब में ज्वाइन किया था। तो इन द मीन टाइम में मेरा ये एसआई का एग्जामिनेशन भी मेरा इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गया था। तो ऐसे करके एसआई क्लियर हो गया। फिर धीरे धीरे करके फिर अभी हम सब इंस्पेक्टर जॉब में घुसने के बाद फिर हम ये बी एपीपीएससी 2024 में फिर क्लियर कर पाया है। तो मेरा बैकग्राउंड ऑप्शनल बोलने से मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। तो वही था मेरा मतलब ओवरऑल इंट्रोडक्शन। रियली सॉरी, यहाँ का नेट थोड़ा मेरा इशू है, यहाँ में वाईफाई नहीं चल रहा है। अब मेरा फोन कनेक्ट करके नेट अप डाउन। हाँ सर सर, हेलो। हाँ, नेट नेट आपका थोड़ा नेट प्रॉब्लम इश्यूज चल रहा है क्या? हाँ सर, ये वाईफाई ठीक नहीं है सर, यहाँ में ना एयरटेल का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रॉडबैंड ओके। का। चलो, जैसे तैसे काम चला लेते हैं, इट्स फाइन। बहुत लोग आपका डिमांड कर रहा था वो वीडियो दे दो करके। लेट्स सी। हाँ सर। तो बेसिकली जैसे कि नाउ यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस एसआई टू एएसओ ना। तो आप हाँ अभी सर। मूव करेगा कि ना एसआई में रहेगा अभी आप?
सर पर्सनली तो हम मूव करेगा सोच रहे हैं सर, अभी भी डिसाइड तो कर लिया है कि मूव करेगा बोल के। सिंस हाँ हाँ। थोड़ा मेरे फैमिली का इश्यूज है, हम दी ओनली सन, तो उसका कारण से थोड़ा पुलिस जॉब में तो तकलीफ होता है। एंड एसओ में हम्म। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, और हम सोच रहे हैं कि और अच्छे से एक बार अटेम्प्ट करेगा बोल के ये एग्जामिनेशन में, और फर्दर आज जो बड़ा एग्जाम है यूपीएससी को एक बार ट्राई करेगा सोच रहे हैं, तो इसलिए हम एसओ ज्वाइन करेगा सोच रहे हैं सर। टाइम बैलेंस भी, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा बोल के, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा बोल के। ओके। तो अब आपका जो जर्नी है उसमें जो आप जैसे कि एसआई इज अ वेरी हेक्टिक जॉब, राइट? यस सर। तो आपने अपना जॉब और अपना प्रिपरेशन, हाउ डिड यू बैलेंस योर जॉब एंड प्रिपरेशन? सर सबसे पहले तो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इन कि ये हाईलाइट कर देना चाहिए था, क्योंकि हम ऑलरेडी, मेरे पास एक नॉलेज था, मतलब 2020 में भी हम मेंस का एग्जाम दिया था। तो हम हम्म। जो इस कवर कर चुका था वो समय में। तो ऐसा ऐसा नहीं था कि पूरा नया से हम ये पार अटेम्प्ट दे रहा था। तो ऐसा ही घुसने के बाद भी हम क्या हुआ था कि जो भी टाइम मिलता था, स्पेशली हम जब ये बार का जब क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आया था, हम आई वाज पोस्टेड इन सीओमी डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत तकलीफ हुई साइड में, Yes. हमें का नेटवर्क इशू होता है। तो हम सर का ये प्रीलिम्स का क्लास तो ज्वाइन किया था, आई वाज नॉट एबल टू अटेंड लॉट ऑफ लाइव क्लासेस। तो हम उस स्ट्रेटेजी ये बना दिया था कि हम जो भी मेरा स्टैटिक पोर्शन है, जो आपका जो बस बेसिक बुक्स था अवेलेबल था, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी का कुछ कुछ ये जीसी लॉन्ग हो गया, ये सब हम थोड़ा देख लेगा बोल के। तो हम मेचुका में जब था, हम ये सभी कंप्लीट करके कवर करने ट्राई किया। उसके बाद जो आपका नॉर्मल एपीपीएससी का, आई मीन जो करंट अफेयर्स का हो गया, उसको हम तो ये अरुणाचल टाइम्स के लिए पढ़ता था, अरुणाचल टाइम्स से पढ़ लेता था, और करंट अफेयर्स का जो दो के सर का कुछ कुछ ये आता था, करंट अफेयर्स का एमसीक्यू आता था, उसको हम देख लेता था। तो मेरा स्ट्रेटेजी तो वही था, और वहाँ में कभी कभी थोड़ा केस लोड कम होता है मेचुका में, लकीली वहाँ में इतना एक्टिव नहीं है हमें ईटानगर जैसा, तो उसमें हमको थोड़ा थाना में भी टाइम मिल जाता था। तो उसमें हम जो भी मेरे पास जो नोट्स ऑलरेडी हम प्रिपेयर किए हैं उसको हम देखता था। ऐसे करके आई वाज हम जो अपना प्रीलिम्स के लिए हम स्पेशली उसे ऐसे करके ही पढ़ा है सर। इतना स्पेसिफिकली मेंस फोकस करके नहीं पढ़ा था ये बार। हम तो मेंस तो हम्म। मेनली हम जब प्रीलिम्स निकला उसी का बाद ही हम मेंस के लिए डायरेक्ट फोकस करके पढ़ा है। तो लेकिन हाँ, आइडियली तो आप प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके पढ़ना चाहिए, बट सिंस मेरे पास इतना टाइम नहीं था, प्लस मेरे पास इतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था, तो हम ऐसे करके जो मेरा स्टैटिक पोर्शन है, जो मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है, उसको हम फोकस करके पढ़ा था। ओके। तो आपको जैसे कि कल भी हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग पूछ रहा था कि हाँ सर। कोचिंग लेना, जैसे कि कोचिंग बहुत कॉस्टली होता है, 80-90 थाउजेंड ऐसे जी बाहर में दिल्ली में जाता है, तो दिल्ली में जाके कोचिंग करना या सेल्फ प्रिपरेशन करना, मतलब कोचिंग लेना जरूरी है क्या आपका प्रिपरेशन ये क्लियर करने के लिए पीसीएस को? क्या लगता है आपका व्यू? सर मेरे हिसाब से तो आजकल तो इतना जरूरी तो नहीं है, कोचिंग मैंडेटरी बोल के तो नहीं है। आई थिंक अभी भी ये बार भी लिस्ट में बहुत लोग होगा जो बिना कोचिंग का भी निकला है। बट हाँ, हम्म। आप इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो कोचिंग एक डायरेक्शन तो आपको जरूर देता है। हम भी झूठ नहीं बोलेगा, हम भी जब शुरू शुरू हम जब यहाँ में एपीपीसी दिया था, हम भी कोचिंग लिया था। तो हम्म। कोचिंग लेने से आपको एक डायरेक्शन तो मिलता है, आपको रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी तो आजकल बहुत कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको क्या कुछ नहीं मिलता है, आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होने का चांसेस है। तो कोचिंग लेने से आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है। आई थिंक कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई थिंक मेंटरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो के सर जैसा कोई आपको मिल जाएगा, या फिर कोई आपको स्पेसिफिक कोई आपका सीनियर है जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुका है, ऐसा वाला आदमी मिलने से आप उसको उल्टा पकड़ के चटकने से ठीक है। क्योंकि आई थिंक जो कोचिंग में जो पढ़ाता है वो तो नॉर्मली है, इतना कुछ स्पेसिफिक तो वो लोग भी तो आपको, आप देख आप कोचिंग करके रखा है, तो व्हाट दे टीच यू ऑल्सो इज सिमिलर टू व्हाट कैन वी कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो। तो इसलिए आप हम्म। जो मेंटर है वो जो डायरेक्शन दे पाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, कैसे हिसाब से नोट्स बनाना चाहिए, वो सब आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक कोचिंग करना। कोचिंग करने से आपको, कोई कोई लोग होता है जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, थोड़ा लेजी होता है, जो डिसिप्लिन नहीं होता है। तो हम भी थोड़ा ऐसा टाइप से था शुरू शुरू में कि हम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता था, हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता, टाइम टेबल अच्छे मेंटेन नहीं कर पाता। तो वो लोग के लिए कोचिंग आई थिंक इज बेनिफिशियल, क्योंकि आपको कोचिंग में फिक्स टाइमिंग होता है, आपका क्लास का फिक्स टाइमिंग होता है, ये जीएस आज पे पड़ेगा, फिर पॉलिटी पड़ेगा, ऐसा करके सब्जेक्ट वाइज पढ़ाता है। तो उसके लिए अच्छा है। बट जो आदमी खुद से कर पाता है बोलने से, आई थिंक मेंटरशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। देन जैसे कि यू टॉक्ड अबाउट इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तो हाउ डिड यू मैनेज द इंफॉर्मेशन ओवरलोड? कि आपने कैसे स्पेसिफाई किया कि हम यही मटेरियल पढ़ेगा, इतना ही पढ़ेगा करके? क्योंकि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आजकल, मटेरियल का नीचे दब जाएगा, इतना मटेरियल है स्टूडेंट्स के पास। तो सर हम तो लकी था, आई वाज एबल टू मीट यू, हम आपका जो टेलीग्राम पेज में था, तो उसका आपका हेल्प से भी बहुत कुछ हमको वो मिला, क्या बोलते हैं ये एक स्पेसिफिक हम वो कर आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करना चाहिए, कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए। और दिस टाइम मेरा स्ट्रैटेजी तो मेंस का तो इट वाज मोर ऑफ सिलेबस,
जो हम सिलेबस को एकदम जो जो सिलेबस है उसको हम पूरा अच्छा से हम जहाँ तक चिपका के रखा था, मेरा टॉयलेट बाथरूम में भी सिलेबस का ये हम पेपर चिपका के रखा है। तो सिलेबस आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट। आप सिलेबस को अच्छे से मालूम होने से आप वो चीज़ को आप वो कर सकते हैं, एक्सक्लूड आउट कर सकते हैं जो नहीं पढ़ना है। तो हम स्पेशली जीएस 3 में क्या होता था कि जीएस 3 में सपोज आपको एक हर एक उसमें वो है, पीडीएस हो गया, पीडीएस के ऊपर में स्पेसिफिक नोट्स बना के फिर इश्यूज किया है उसके ऊपर में, फिर वे फॉरवर्ड क्या गवर्नमेंट का स्कीम्स है, ऐसा करके बनाने से आपके लिए और लेस आप उसको कवर कर पाते हैं। और अपना बुक्स फिर उसके लिए अलग से, सपोज हम ये बार एनवायरनमेंट का जो शंकर आईएएस होता है उसको भी हम इतना ध्यान से नहीं पढ़ा है, बट जो जो हमको स्पेसिफिक मटेरियल मिलता था एनवायरनमेंट का उसको हम देख के अभी करंट इश्यूज क्या चल रहा है, करंट टॉपिक्स कौन सा एनवायरनमेंट का कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सब का हम नोट्स बना के ऐसे करके पढ़ा है। तो ऐसा करने से आपका टाइम मैनेजमेंट भी इशू अच्छे से वो कर पाता है। और आप क्या बोलते हैं इतना वो भी नहीं होगा, डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होगा। तो आई थिंक सिलेबस को अब अच्छा से मालूम होना, सिलेबस में क्या लिखा है क्या नहीं है, वो सब पढ़ने से आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि यू टॉक्ट अबाउट नोट्स, तो आप नोट्स आप कहाँ से बनाए, और नोट्स बनाने का सही यस तरीका सर। क्या होना चाहिए स्टूडेंट लोग के लिए? सर नोट्स तो हम जनरली हम सर हम ये क्या बोलते हैं, गूगल में हम सर्च करता था, हम आई यूज टू फॉलो सर्टेन रिसोर्सेज। ये दृष्टि हम्म। आईएएस का एक तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें सर ये क्या बोलते हैं हर एक, सपोज हम करंट अफेयर्स को हिंदू से पढ़ता था तो हिंदू से सुबह में पढ़ लेता था, फिर शाम को दृष्टि आईएएस में आपको हर दिन का डेली एडिटोरियल और उसके बाद करंट अफेयर्स के एनालिसिस टाइप से एक मिलता था। उसमें आपको ये जीएस पोर्शन और जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या लिंकेज है, उसमें जीएस का कुछ कुछ सपोज कुछ पॉलिटिकल कुछ आर्टिकल हो गया आपका, कुछ हिस्ट्री का कुछ कुछ उसमें है, प्लस करंट अफेयर्स का एनवायरनमेंट का कुछ लिंकेज है बोलने से उसमें अच्छे से देता था। तो वो सबसे हम नोट्स बना के रखता था। और हम ये क्या करता था कि ये बार हम क्या किए कि हम बहुत आंसर राइटिंग में भी फोकस करके लिए। दृष्टि आईएएस का आपका वीकली वो मिलता था आपको, हर एक जीएस 1 आपको टॉपिक क्या बोलते हैं पेपर वाइज आपको वो मिलता है, वीकली आंसर क्वेश्चंस मिलता है। तो उसको हम वो करके उसका हिसाब से फिर उसका आंसर लिख के, और वो लोग का जो मेडल आंसर आता है उसको हम अपना आंसर से कंपेयर करके उसमें मेरा मिसिंग आउट क्या क्या है, उसमें हम कीवर्ड्स कौन कौन सा मिस आउट किया है, कौन कौन सा पॉइंट्स हम मिस आउट किया, ऐसा करके हम अपना नोट्स में बनाया था सर। और आंसर स्पेसिफिक फोकस करके बनाया था। मेरा ओके। नोट्स तो इसलिए हम तो सर इतना वो नहीं था, डिस्क्रिप्टिव नहीं था। ओके, तो आपने ये बताया कि हिंदू वगैरह के बारे में बात किया है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना कितना जरूरी है स्टूडेंट लोग के लिए? तो आजकल तो सर जो हिसाब से क्वेश्चन पूछता है आई थिंक इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि आपको ये मेंस में जो स्पेसिफिकली और आपको एपीपीएससी और यूपीएससी में तो जो क्वेश्चन पूछता है बहुत डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, आपको बहुत ब्रॉड हम्म। बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। उसके लिए आपको ओवरऑल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो आपका हॉराइजन भी ब्रॉडर होता है, आप हर चीज़ को पढ़ लेते हैं उसमें, उसका हर चीज़ को कवर कर लेते हैं, सोसाइटी के बारे हो गया, गवर्नेंस के बारे हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, हर चीज़ कवर कर लेता है। तो ऐसा करने से आपका जो होराइजन बड़ा होता है तो आपका नॉलेज बेस बढ़ता है। आई थिंक दैट्स वाई आपको आई थिंक ये न्यूज़पेपर तो पढ़ना बहुत जरूरी है आजकल, स्पेशली ये सब एग्जाम्स के लिए सर। ओके, तो व्हेन वी कम डाउन टू द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स से थोड़ा आता है ना, तो जी सर। प्रीलिम्स में जब आता है तो जैसे कि प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली क्या क्या मटेरियल करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स फॉर प्रीलिम्स आपका हिसाब से कौन कौन सा है? प्रीलिम्स में तो आई थिंक स्टैटिक पोर्शन तो आपको करना ही चाहिए, लक्ष्मीकांत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, स्पेसिफिक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। और आई हम्म। बिलीव सर इधर हिस्ट्री के लिए तो फिर आपको स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब तो जो बेसिक बुक्स है बेसिकली स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको कवर करना पड़ेगा। बट प्रीलिम्स के लिए हम्म। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हो गया, यूपीएससी का हो गया, एपीपीएससी का हो गया, या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो वो लोग मॉक टेस्ट कराता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना एमसीक्यूज देगा आई थिंक आपको उसमें इजी हो जाएगा। तो मेरा भी जैसे कि हम ये बार प्रीलिम्स के लिए हम जो पढ़ा था इनफ था, बट हमें इतना इनफ नहीं था, हम इतना पूरा कवरेज करके नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरा एमसीक्यूज हम जो किया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम्म। हमने अटेम्प्ट किया उसका आई थिंक उसका वजह से मेरा बहुत ये आंसर हम ये बार क्लियर कर पाया था सर। तो अच्छा, तो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आप कितना घंटा पढ़ पा रहा था, बिकॉज यू आर अ पुलिस ऑफिसर, तो है। टाइम का crunch रहता है, तो आप वैसे भी कितना घंटा आप डिवोट कर पा रहा था प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स में? सर आप तो इतना स्पेसिफिकली तो मतलब हर टाइम टेबल इतना ही पढ़ना है बोल कैसे तो नहीं था। तो कभी भी जब भी हाँ। टाइम मिलता था थोड़ा मोड़ा निकाल लेता था टाइम। तो हम्म। हार्डली अगर हम पूरा क्वान्टिफाई करने से तो मे बी इन अ डे 2-3 आवर्स ही होगा। या जैसे अच्छा से पढ़ाएगा जो हम क्वालिटी पढ़ा है बोलने से, सुबह में सपोज हम्म। हम 6 o'clock ऐसे उठता था, फिर थोड़ा बैडमिंटन खेलने जाता था, हम जो हमें पोस्टिंग बाहर में था। उसके बाद फिर हम्म। आके हम थोड़ा न्यूज़पेपर जो भी हम डाउनलोड करके रखा है तो हम उसको पढ़ लेता था। फिर जब टाइम मिलता था थाना में तब हम थोड़ा मोड़ा ये स्टैटिक का बुक्स निकाल के पढ़ लेता था। फिर रात को हम्म। आपका जो आप जो शेयर किया था मटेरियल्स के लिए हम्म। स्पेसिफिकली उसको थोड़ा देखता था सर।
तो ऐसा करके 2-3 ओके। आवर्स ही पढ़ता था डेली, मतलब डेली तो भी वीक में सपोज 3-4 डेज तो अच्छे से पढ़ता था, बाकी फिर ऐसा ऐसा निकल जाता था। तो उसके बाद आपका जो ऑप्शनल था, जैसे कि यू सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जी का सर। आप प्रीलिम्स से पहले से पढ़ रहा था ना ना प्रीलिम्स का बाद आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू की? सर वही, हम सर पहले भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली पढ़ चुका था, लास्ट टाइम भी हम 2020 में भी मेंस दिया था। तो उसमें हाँ। मेरा वो था, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट कैसा है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, किस हिसाब से हम्म। क्वेश्चन पूछ सकता है, हमको क्या पढ़ना जरूरी है होने से। तो पढ़ाई तो हम स्पेसिफिकली मेंस के लिए हम प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ही शुरू किया था सर। तो पब्लिक ओके। एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरे पास पहले नोट्स था, प्लस हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, तो उसका हिसाब से हम जो पढ़े हैं सर पब्लिक ओके। एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो ये जो 2020 में आप एग्जाम दिया था, तो उसमें जी सर। किस कारण से आप फेल हो गया था? एंड देन उस जो फेल्यूर है उसको आपने कैसे हैंडल किया था? आई थिंक सर द मेन रीजन वाज कि हम तब समय हम आंसर राइटिंग इतना नहीं किया था जितना ये बार हम किया है। तब समय मेरा हम्म। फोकस तो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा था, तो हम आंसर राइटिंग को इतना डिवोशन दिया ही नहीं था। हम सोचा था क्योंकि कॉलेज जस्ट थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएट हुआ था, तो कॉलेज में जैसे आंसर लिखता है ऐसा टाइप से लिखेगा, पॉइंट्स बना के हम्म। लिखेगा, टाइम मिलेगा, ऐसा सोच के लिखा था, मतलब आंसर राइटिंग में इतना डिवोशन नहीं दिया था। तब समय में ये हम्म। कोविड-19 भी चल रहा था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ये सब राइटिंग इतना आंसर राइटिंग का वो लोग वो भी नहीं, मॉक टेस्ट भी नहीं कराया था। तो हम्म। ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता था, तो इतना अच्छे से हमको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, आंसर राइटिंग का भी अच्छे से वो लोग चेकिंग करके हम लोग को फीडबैक देने का भी वो नहीं मिला था। तो ऐसे करके मेरा हम्म। उसमें आई थिंक अपना ड्रॉबैक पाया। ये बार भी सर हम नहीं बोलेगा कि हम बहुत इंप्रूव कर पाया, आई थिंक जस्ट बिकॉज मैं आंसर राइटिंग की वजह से ही थोड़ा, आई थिंक ये बार भी थोड़ा मार्क्स कम रह गया मेंस में। तो उसका हम तो, इम्प्रूव करना है, और तो हम आप। रियलाइज किया एक चीज़ की, हम क्वेश्चंस बहुत छूटता है हमसे सर, वो मेरा एक प्रॉब्लम वही है, हम थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करके हम पूरा सब चीज़ कवरेज करेगा बोल के ऐसा करके मेरा आई थिंक आंसर थोड़ा इसमें थोड़ा इशू हो जाता है। तो आई हम्म। नीड टू इम्प्रूव। हाँ, वो चीज़ देखा है मैंने भी। तो जैसे कि क्या बोलते हैं, ये आपका, आपने जो मेंस का हम लोग बात कर रहे हैं ना, तब जब जी प्रीलिम्स और सर। मेंस होगी, ठीक है, तो उसका प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस है, और प्रीलिम्स का समय में मेंस को किस तरह से लेके चलना चाहिए? तो आइडियली आई थिंक प्रीलिम्स एंड मेंस शुड गो टुगेदर, जब पढ़ना है जब start करते हैं को। इन जो भी आई थिंक जो भी टॉपर लोग होता है वो तो सेम ही बोलेगा कि प्रीलिम्स और मेंस को आइडियली आप साथ में साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेबस तो सेम ही है दोनों का। सिर्फ हम्म। चीज़ आपको ऑप्ट हो जाता है, और मेंस में GS1 में आपको एंशियंट और मिडिल इतना नहीं है, लेकिन भी आपको इंडियन कल्चर तो पढ़ना ही पड़ता है। अब हम्म। आप दोनों को साथ में लेके चलेगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ऑब्वियसली। और बाकी इतना डिफरेंस बोलने से तो वही है कि आपको प्रीलिम्स में इट शुड बी मोर ऑफ आपका, आपको थोड़ा रोट लर्निंग में फोकस करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल्स आर्टिकल्स याद रखना है, आपको प्लेसेस को दीर को याद रखना है। और मेंस में इट शुड बी मोर कंसेप्चुअलाइज बेस्ड, आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, आपका आंसर राइटिंग का फोकस करना पड़ेगा। तो वही डिफरेंस तो वही है, मतलब ओके। ब्रॉड ज़्यादा ब्रॉडर होगा आपका मेंस में जो फर्स्ट। हाँ, जैसे इस बार जैसे कि यू हैड ओनली 3 मंथ्स, राइट? सिर्फ मेंस के लिए तीन तीन यस। 3 मंथ्स था, तो सब पैनिक कर रहा था, आप लोग भी पैनिक कर रहा था। तो जो प्रीलिम्स और जो सॉरी ऑप्शनल, एंड देन जो जीएस है, जीएस इज ऑल्सो वेरी वास्ट, एंड देन अपना ऑप्शनल में तो 500 मार्क्स है। तो कैसे करके उसको साथ में लेके चला कि ऑप्शनल कितना पढ़ा और जीएस कितना करके पढ़ा? सर हम टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, हम अपना स्ट्रेंथ्स में एक बार फोकस किया था सर, जैसे जो हम जब जहाँ से हम ज़्यादा मार्क्स गैदर कर सकेगा, क्योंकि मेरे हम्म। पास टाइम कम था एंड आई न्यू मेरा प्रिपरेशन कंपेयर टू अदर्स इतना, मतलब वो नहीं होगा, इतना कंप्रहेंसिव नहीं होगा जो अदर कंपेटिटर्स लोग हमसे सपोज 1-2 साल से जो पढ़ रहे हैं, वो लोग तो हम्म। कवरेज नहीं कर पाएगा, हम मालूम था। तो इसलिए हम थोड़ा स्ट्रेंथ है, जैसे कि मेरा ऐसे में मेरा मार्क्स अच्छा आता था, लास्ट टाइम में हम जब मार्कशीट निकाला था मेरा 177 मिला था आउट ऑफ 250। तो हम चाहे मेरा ऐसे में ओके। फोकस करेगा उस GS4, क्योंकि GS जनरली आदमी लोग अपना मेंस का जब प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद GS4 प्रिपरेशन शुरू करता है। तो GS4 थोड़ा लेवल प्ले फील हम्म। हो जाता है, हम उसमें अगर फोकस करेगा बोलने से तो मार्क्स अच्छा निकालेगा बोलने से तो मेरे लिए एडवांटेज होगा बोल के ऑप्शनल्स, ये तीन में हम ज़्यादा फोकस किया। GS1 हम क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम थोड़ा अच्छे से कवर किया था, तो हमको लगा था कि हम वो कर लेगा। हम्म। और बाकी GS2 तो ऑब्वियसली पॉलिटी तो उसमें कवर होता है, और GS3 तो करंट अफेयर्स ही ज़्यादातर होता है। तो ऐसे करके मैंने स्ट्रेटेजी बनाया था सर, यहाँ में मेरा स्ट्रेंथ है उसमें हम ज़्यादा फोकस करके ऐसा करके प्रिपेयर किया था। तो जो आपने एसए का बात किया कि आपने एसए का, आप में स्ट्रेंथ है एसए में, तो एसए को किस तरीके से आपने जी। प्रिपेयर कर, कैसा आपका वो स्ट्रेंथ जो एसए में आया आपका?
तो वो तो सर अभी आई मीन ये तो छोटा से हो क्या, आई मीन क्या बोले, ये तो मतलब बैकग्राउंड ऐसा है कि छोटा से हम ऐसे में थोड़ा इंटरेस्ट था। छोटा जब हम क्लास 6 7 से था तब से ऐसे राइटिंग में मेरा इंटरेस्ट था। हम तो आई थिंक मैंने इन क्लास 8 या 9 में भी हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी एक ऐसे का अवार्ड मिला था डीसी पे, हम जब यहाँ में स्कूल पढ़ रहा था। तो ऐसे 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 मेरा मतलब एक है, क्या बोलेंगे वो तो इनहेरेंट टैलेंट टाइप से बोल देगा, मतलब बोस्टिंग नहीं कर रहे बट ऐसा टाइप से है कि ऐसे अच्छा हाँ। लिखता है, क्योंकि ऐसे हम्म, में जो फोकस करना है। बट आई थिंक हाँ, थोड़ा ये एपीपीएससी का आपका ऐसे जो लिखता है वो थोड़ा आपको ब्रॉडर लिखना है, जैसे कि ऐसे स्ट्रैटेजी होती है जैसे पेस्टल हो गया, जो चीज़ को कवर करके, क्योंकि ऐसे में यहाँ में इट्स नॉट लाइक 500 वर्ड्स लिखना, आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, 1200 तो उसके लिए exact- आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में लिखना पड़ता है, आपको ज़्यादा ब्रॉडर कवरेज में लिखना पड़ेगा। तो सपोज लास्ट टाइम ये बार का ऐसे था, सपोज एजुकेशन सिनारियो उसको इम्पैक्ट किया अरुणाचल प्रदेश में, तो उसमें आप हर हम्म, एक चीज़ को कवर करके लिखना पड़ेगा कि एजुकेशन स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या है, एजुकेशन अरुणाचल प्रदेश में क्यों अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिचुएशन है, ऐसा करके आप अगर उसको हिस्टोरिकल पास्ट प्रेजेंट ऐसे पर्सपेक्टिव से लिखने से आप ज़्यादा लिख पाएंगे ऐसा करके। तो इसका इसकी स्ट्रेटेजी होता है ऑब्वियसली। अब अलग अलग अच्छे से आई थिंक ओके सर, ऐसा भी मैंने ऐसे ज्वाइन किया था लास्ट टाइम भी, तो ऐसे क्लासेस में सर का help मिला था, गाइडेंस मिला था हम्म। कि कैसे लिखना है क्या नहीं करना है। तो आपको ऐसे में कितना मार्क्स मिला था जो टेस्ट में? एक बार हम दोनों बात हुआ था सर, आई फॉरगॉट द मार्क्स। सर आप हमको सर 100 अराउंड 130 ऐसा 140 ऐसा मिला था। ओके ओके, वेरी गुड मार्क्स। देखो, ठीक है। तो जो मार्क्स ज़्यादा देता है तो हमेशा वो डिजर्विंग वाला को ही ज़्यादा मिलता है ना। तो ऐसा नहीं सोचने कि सर ने हमको माया लग के ज़्यादा दिया है, ऐसा नहीं। इफ आई टेल समवन कि आपका ठीक है, पास होगा बोलने से होता है। आई टोल्ड सांग ऑल्सो, आई रिमेम्बर कि दिस, विद दिस ऐसे यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन विद दिस काइंड ऑफ राइटर, ये हम बोला था। आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर, एग्जैक्टली इसमें नहीं बोलने से भी। एंड देन उसका बात ये है कि आपका जो रिवीजन, ना रिवीजन का स्ट्रेटेजी आपका क्या रहा? ये बहुत लोग जी को पढ़ता है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता है, उसका फेल हो जाता है। तो रिवीजन कैसा करके, क्या स्ट्रेटेजी रहा आपका रिवीजन करने सर, रिवीजन तो आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आई थिंक आपका जो नोट्स बनाता है उससे रिवीजन करने से बहुत हेल्पफुल होता है। आप जल्दी का? भी रिवीजन कर पाएंगे अगर आप जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो मटेरियल मिलता है या जो आपका बेसिक मटेरियल है उससे आप रिवीजन करेगा बोलने से आप कहीं ना कहीं आप रिवीजन कंप्लीट नहीं करेगा। अगर आप हम्म। जो नोट्स बनाता है उसका प्रिसाइसली बनाएगा तो आई थिंक रिवीजन आप। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का इशू है उनका, तो चला गया है, अभी आएगा फिर वापस ना। तो जितना भी सुनेगा आप लोग सेम चीज ही सुनेगा अभी सुनते रहने से, ठीक है। बट अभी आ गए, चलो प्लीज कंटिन्यू। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। हाँ थोड़ा नेट इशू है सॉरी सर। हाँ, इट्स फाइन। तो वही सर, रिवीजन आई थिंक आपका जो नोट्स बनाता है उससे करने से ज़्यादा अच्छा है। हम्म। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहे, सुनाई दे रहे। वही सर, रिवीजन के लिए आपका नोट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक जो आप एवरीडे जो पढ़ता है उसके बारे में आप उसको थोड़ा, हम जब रात को सोने पहले हम क्या करता था कि हम आज क्या पढ़ा है उसको हम थोड़ा अपना माइंड में वो करता था, माइंड मैप से बनाता था। हम्म। हेलो। यस यस, वी आर लिसनिंग। सुने दे रहे हैं? यस यस, दे रहे दे रहे। ओके। तो हम सपोज आज रात आज दिन भर क्या क्या पढ़ा है उसको मैं थोड़ा खुद से सोचता था, उसको हम खुद से वो टॉपिक्स को ऊपर डेवलप करता था, उसका टॉपिक्स का पॉइंट्स बनाता था, सपोज कीवर्ड्स बनाता था, सपोज टॉपिक्स हो गया आपका इंडियन सिक्योरिटी के बारे में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, तो उसमें गवर्नमेंट जो क्या क्या स्कीम निकाला, आज हम क्या पढ़ा है, उसका फिर उसका टॉपिक्स पे फिर कीवर्ड्स में फोकस करके ऐसे करके हम रिवीजन करता था। फिर हम उसको सपोज कुछ भूल बोलने से हम उसको इधर वही टाइम में अगर देखता था या फिर नेक्स्ट दिन हम उसको फिर देखता था, एक बार देख लेता था। ऐसे करके आप चलने से आप जो चीज़ पढ़ा है उसको माइंड में एक बार सोच लेने से कहीं ना कहीं आपको माइंड में रह जाता है वो, जब एग्जाम फिर लिखने जाएगा आंसर लिखने जाएगा तो इट कम्स बैक टू यू नेचुरली। ऐसे करके डिवीजन किया था सर। एंड देन जैसे आपका ऑप्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन व्हेन यू आर राइटिंग जीएस का आंसर इन पॉलिटी, तो उसमें कितना डिफरेंस रहता है? जैसे कि सपोज जी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया, तो जीएस का आंसर कैसा होना चाहिए, जी। पॉलिटिकल का आंसर कैसा होना चाहिए? पॉपेट में सर वही कि आपको पॉलिटी में तो आप जीएस 2 में तो इट्स मोर ऑफ डायरेक्टली आप पॉलिटी के हिसाब से लिखिएगा, आप जो आपका जो बेसिक आपको ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब जीएस 2 में जनरली क्वेश्चन आ गया उसमें आप जीएस 1 का अगर थोड़ा लिंकेज
जो थिंकर्स है उसका, वो लोग का जो अगर कुछ बोला है, वो लोग कुछ पॉइंट्स बोला है, अब उसको अगर लिंकेज करके GS2 में, पेपर 2 में अगर एप्लीकेशन में लिखता है होने से, सच इट फैचेस यू मोर। अब सीधा पॉलिटी ऐसा लिखने से नहीं होगा, जैसे कि पॉलिटी में गवर्नर लिखेगा तो उसका आर्टिकल कौन सा है, उसका पावर्स फंक्शंस क्या क्या, ऐसे लिखेगा। लेकिन आप पब्लिक परमिशन में लिखने से आप उसमें ये गवर्नर का रोल क्या है, उसका आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इम्पोर्ट, उसके बाद उसमें अभी क्या होना चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहा है, उसका बारे में लिखेगा। फिर पेपर 1 में सपोज कुछ कुछ थिंकर्स है, कुछ बोलता है कि कैसा पोजिशन होना चाहिए आपको, ये सेंट्रल अथॉरिटी का कैसा है, कैसे वो आपका सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सब करके आप लिख सकते हैं। तो आपको पब्लिक इंस्पेक्शन में तरफ आपका पेपर 1 से लिंकेज करके आंसर लिख। ओके। ओके। तो एंड देन जो पेपर 4 होता है, तो पीपल यूजुअली आपका कंफ्यूज कि क्या क्या लिखना है पेपर 4 में, जो एथिक्स का। चला गया। नेटवर्क बहुत खराब है उनका ना, फिर एक बार लेना पड़ेगा लग। तो एक्चुअली पेपर 4 का हम क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। पेपर 4 में इशू ये होता है कि आपका यू कैन नॉट राइट जनरलिस्टिक आंसर्स ना। कैन यू हियर मी सन? यस, आई वाज आस्किंग यस, अबाउट पेपर 4। हाँ, in paper 4 you have to write in an ethical way, right? जो भी ethical dimension से पेपर को एड्रेस करना पड़ता है। तो जीएस, बाकी जीएस जो 3 है उससे कितना डिफरेंट होता है आंसर जो एथिक्स का पेपर 4 का? में आप वॉइस क्रैक हो रहा है आपका। तो आई थिंक उनका नेटवर्क खराब हो गया, तो आई आंसर फ्यू क्वेश्चंस ही हमें, ठीक है। आखिरकार हम ही आना पड़ता है घूम फिर के। ओह, संग आ गया, चलो। हाँ। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। बारिश हो गया सर, एयरटेल ब्रॉडबैंड पूरा चला गया। ओके, अनलकी फॉर द स्टूडेंट्स। ओके। वही पेपर 4 में सर हम वही बोल रहा था कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 4 में। आपको जो हम्म। रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए, जो फिर जो भी आपका जो रिसेंटली जो चल रहा है, जो इश्यूज हो गया है, वो सबको आप हम्म। हाईलाइट करने से पेपर 4 में आपको मार्क्स ज़्यादा फेच होता है। हम्म। सपोज एक क्वेश्चन हो गया, आपको सपोज पूछ रहे हैं कि ऑनेस्टी कैसा होता है, तब ऑनेस्टी को सिर्फ डिफाइन करके तब तो उसको, उसका बाद जो पॉइंट नहीं होगा उसका अगर एग्जाम्पल ऐसे दे देता है, कोई रियल लाइफ फिगर हो गया उसका एग्जाम्पल देता है बोलने से, टचेस यू मोर मार्क्स। तो उस हम्म। को पेपर को एक्चुअली टाइप करना चाहिए ओके। एग्जाम आपको। चलो, डिजि डिजिटल इंडिया क्या हो रहा है अभी हम लोग का? अरुणाचल में, डिजिटल अरुणाचल का मुश्किल हो रहा है। तो कैन यू हियर मी सन? यस सर। जो आपने टेस्ट सीरीज लिखा, तो कितना ज्यादा टेस्ट सीरीज लिखा होगा आपने? स्क्रीन ऑफ करके बोलने से भी होगा बोल रहा है, अगर नेट स्लो होने से। हाँ। हेलो। टेस्ट सीरीज जो लिखा आपने ना मेंस का, कितना टेस्ट सीरीज आपने लिखा होगा? सर हम 12 जैसा तो लिखा सर। जे 12। स्पोर्ट्स में भी एक लोकल इंस्टीट्यूट में किया था, तो उसमें हम्म। हम पेपर से जे में भी आपका अलग से, और जी में आपका हिस्ट्री का अलग से, सोसाइटी का अलग से, ऐसे करके, और हम्म। ज्योग्राफी का अलग से, ऐसा करके, और GS2 का भी अलग से।
सेक्शनल वाइज टेस्ट हम ऐसा करके उसके बाद फिर कंप्लीट पेपर वाइज टेस्ट भी दिया था। तो हर एक पेपर हम्म। का दो दो करके दिया था। अराउंड 12 हम्म। जैसा तो दिया था टेस्ट सीरीज में। ओके। एंड देन कभी ऐसा लगा है क्या कि एग्जाम का प्रोसेस में कि अलगी बाप छोड़ दो, यही नौकरी ऐसा ही हो गया अभी तो ठीक है, इसी को करते रहेगा, क्या इतना पढ़ते रहना, ऐसा कुछ लगा क्या कभी एग्जाम का समय में, प्रिपरेशन के हम तो दौरान? सर एक्चुअली शुरुआत करते समय ही ऐसा था कि बट माई फियांसे जो मेरा पार्टनर है, आई थिंक शी हैज बीन माई बिगेस्ट जो हमको ड्राइव किया। तो हम तो हम्म। एक थोड़ा कंटेंट हो गया था क्योंकि हमको इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था, स्पेसिफिकली जब हम पोस्टिंग सीओमी में था। फिर उस बीच में हमको हम्म। ट्रांसफर फिर वापस यहाँ में कैपिटल में दे दिया था। तो ऐसे करके यस। हम बहुत हेक्टिक था फिर उस ट्रांसफर प्रोसेस में, फिर झमेला ट्रांसफर समय सामान वामान लेके पूरा पैकिंग करके यहाँ आओ। तो हम तो सोचा था ये बार भी हाँ छोड़ो, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से हम्म। पढ़ के देगा, इस टाइप से तो सोच लो रहा था। लेकिन वो हमको मतलब ड्राइव करते गया कि एक बार प्रीलिम्स दे लो ना, क्या मालूम प्रीलिम्स निकल जाएगा, प्रीलिम्स निकलने से फिर आप मेंस के लिए अच्छे से पढ़ सकेगा बोल के। तो ऐसे करके शी हम्म। वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मी, तो हमको जो पुश करते गया। तो उस वजह से सर हम तो बीच में हम मेंस प्रिपरेशन में तो बहुत फोकस होके पढ़ा था कि ये बार जैसे भी हो कुछ ना कुछ, आई मीन इससे बेटर तो एटलीस्ट निकलना है बोल के हम ट्राई करके इसलिए दिया था ये बार मेंस में तो सर। हाँ, तो आप ये क्या बोलते हैं, जब मेंस का समय में छुट्टी लेके पढ़ा था ना जॉब कर करके पढ़ा है? छुट्टी हम सर 2 मंथ्स सर हम प्रॉपर लीव लिया था, हम लोग का जो ईएल मिलता है। हाँ 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 हम हाँ। 2 मंथ्स जैसे भी ईएल सर। तो लेकिन आप तो बोल रहा था कि प्रीलिम्स से पहले ले लेना चाहिए बोल के, तो हम ऐसा सोचा कि प्रीलिम्स से पहले लेके फिर बाई चांस प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो बहुत लॉस होगा बोल के। इसलिए हम एक बार हाँ कन्फिडेंट हो गया, प्रीलिम्स निकल जाने के बाद मेंस में लेगा बोल के। मेंस में हाँ 2 मंथ्स तो फुल 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 लीव लिया था सर। हाँ, ठीक है चलो। हम क्यों बोला था बोलने से, बिकॉज ऐसा होता है कि कभी कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलते ऐसा सोच के। हाँ हाँ, मेरा एक यहाँ का स्टूडेंट को भी हम वही बोला है कि ले लो छुट्टी ना, उस दिन वो छुट्टी बचाने के लिए करते रहते हैं। मैंने वो लेवल 1 का जॉब में है अभी यहाँ में, बट ए का मीन्स दे रहा है, तो हम बोले तुम चला जाओ, क्यों एक ऑफिस आ रहा है बोल के ना। आई गेव हिम लीव मेरा तरफ से 15 डेज का, एंट्री नहीं किया। तो इसमें और एक क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट लोग का कि जो ये आप हमेशा क्या बोलते हैं, आ, पूरा मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा था कि प्रिपरेशन में, क्योंकि आप जॉब में भी था, ड्यूटी भी कर रहा था ना सर्विस ज्वाइन करने के जी। बाद, तो कितना कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन किया? एंड देन जैसे कि अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, जो आपका अंदर से मतलब आपका दिल में कितना ये इच्छा था कि मतलब यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन, यू वांट टू चेंज द जॉब? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम ये जब डिस्ट्रिक्ट में होता है आप जो आपको ग्रुप ए ऑफिसर्स हो गया जिनका जो एक टाइप से जो ऑरा होता है, जो उनको रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, वो थोड़ा अलग होता है। आप जब एक सीईओ जब डीएसपी आएगा तो वो लोग को जैसे ट्रीटमेंट मिलता है, और जैसे हम्म। मतलब खराब ऑब्वियसली, बट ऐसा तो एक है ही है, तो सोसाइटी में होता है। हाँ। तो वो भी हमको ड्राइव किया था एक्चुअली कि हम भी वो पोजीशन में पहुंचना चाहता है, सो दैट एक्चुअली पीपल कैन एक्चुअली हमको भी वो पोजीशन चाहिए बोल के। तो वो भी हम्म। मेरा एक कोर्स था। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना तो ये पर्टिकुलर फील्ड में डिफिकल्ट है। सब इंस्पेक्टर जो पुलिस लेवल जॉब में लेके ट्राई करना, तो कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली हम भी करने ट्राई करता था, बट ऑब्वियसली कभी कभी ब्रेक हो जाता, कभी इसमें बुला लेता है, कभी हमको लॉ एंड ऑर्डर जाता है ऐसे करके। लेकिन हम ये बिल्ड अबाउट जो 3 मंथ हम फुली कंसिस्टेंट था। एवरी डे हम रूटीन बना लेते हैं, हम सुबह उठेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, फिर हमको ये जीएस 1 का ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ लेना है, आज फिर जीएस 2 का हम करेगा बोल के राइटिंग करना है, तब हमको करंट अफेयर्स भी देखना है। ऐसा करके हम रूटीन सेट, उसमें तो हम कंसिस्टेंसी में, तो जो थ्रू 3 मंथ्स हमको जो टाइम मिला उसमें तो हम प्रॉपरली अपना टाइम वेस्ट नहीं करके पढ़ा था। ओके। एंड देन किसी का इन स्टूडेंट का क्वेश्चंस में भी आता है ना, तो उनका ये कहना है कि ऐसा देखा जा रहा है कि आप भी बाहर से शायद स्टडी किया है, पहले उन्होंने क्लियरली नहीं सुना है क्योंकि न्यूज थोड़ा ये हो रहा था, ब्रेक हो रहा था वॉइस ना। तो इनका कहना ये है कि बाहर से स्टडी करने वाला लोग ज्यादा मिल रहा है ना, तो अरुणाचल का एजुकेशन सिस्टम कहीं में लेक हो रहा है, मतलब उन लोग का कहना ये है। they have the perception that outside out जी। people who are studying outside the state are clearing more, ऐसा कुछ है क्या? आई डोंट थिंक सो सर, ऐसा तो नहीं है। आप जो आपको आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, आप जहाँ पर हो, हम्म। इसका बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली आपका जो फाउंडेशन लेवल लर्निंग है वो तो थोड़ा मोड़ा मैटर तो ही है। बट ऐसा नहीं है हम्म। कि यू कैन नॉट डू इट, तो हम भी ऐसा तो नहीं है कि हम भी बहुत गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कि हम इनहेरेंट जो बच्चा से टैलेंटेड है, ऐसा तो नहीं। ऑब्वियसली हम भी हार्ड वर्क किया है,
और मेरा थोड़ा हम्म। मोड़ा हम पर बोल के सपोज सीसे मेरे लिए होने से हम ईपीएस भी एग्जाम ली से एग्जाम पढ़ा था उसके लिए भी, तो उसके लिए भी हम मैथ्स के लिए फोकस करके पढ़ा था। तो ऐसे करके हर चीज़ आता है आपको लाइफ में, कुछ कुछ मिल जाता है तो आपको हेल्प करेगा करेगा। सीसे भी हमको इसके लिए है। फिर हम बाकी जीएससी की जो मेरा बेसिक, हम बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा था, एईओ के लिए भी पढ़ा, फिर एसआई के लिए भी पढ़ा। हाँ, तो क्या बोल रहा था, हम थोड़ा बता देगा आपको, ठीक है। एई के लिए ऐसा, एएओ के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा है। तो बहुत लोग का परसेप्शन ये रहता है कि हम लोग एपीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो मतलब आज भी आई गोट अराउंड 10 कॉल्स, ठीक है। तो उसमें ये है कि हम लोग एपीसीएस के लिए ही पढ़ने से, एपीसीएस अलग है, एपीएसएस भी अलग है, टीचर अलग है। तो आपको क्या लगता है, एपीसीएस पढ़ते समय दूसरा एग्जाम देना चाहिए ना नहीं चाहिए? सर हम तो जो एग्जाम आपको मिलता है आप देना चाहिए सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट बहुत होता है। हम्म। हम भी जब शुरू पढ़ाई किया था, जब आप स्टार्ट किया था एग्जाम देने, हम भी जो फर्स्ट टाइम तो थ्री में होता था, उसको हम एलडीसी क्लियर नहीं किया। जैसे कि एपीसी 2020 का prelims clear में मेरा कॉन्फिडेंस, हाँ हम भी ये करता है, बल्कि भी कंपटीशन में आ सकते हैं। तो फिल्म जर्नी शुरू है। तो हमको ये लगता है कि आप जो भी एग्जाम दो, अगर आप क्लियर कर पाते हैं, आप फाइनल में आपका नाम आ रहा है, तो आपको कंटेंट जाके आप फिर हायर लोगे। एंड कहीं ना कहीं वो जो आप नॉलेज गेन किया ऑब्वियसली हेल्प हेल्प करेगा, तो आपको ऐड करेगा। तो हर एग्जाम देना चाहिए सर, ऐसा नहीं छोटा मोटा एग्जाम को छोड़ देगा। और उसके बाद आप कुछ छोटा जॉब ऐसे भी अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाए, भी बहुत बड़ा मैटर होता फैक्टर होता है। ओके। तो अगर कोई स्टूडेंट जैसे कि पूरा फ्री है ना, फ्री है आपका जैसे, हम लोग का जैसे, चलो क्या, फिर से नेटवर्क बहुत खराब है करेंगे। डिजिटल इंडिया, डिजिटल अरुणाचल, ठीक है। दिस इज द सेड थिंग। लास्ट टाइम हम यही चीज पेपर में लिखा था, कि सी वी टॉक अबाउट डिजिटल अरुणाचल, वी टॉक अबाउट ई ऑफिस, 100% ई ऑफिस, वेयर आई नो दैट इन मेनी डिस्ट्रिक्ट देयर इज नो ई ऑफिस ठीक है। प्रैक्टिकल में नहीं होता है, पेपर में सब कुछ हो जाता है। व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क, हम अभी वो हो गया, हम खुद भी कंफ्यूज हो गए क्या पूछ रहे थे, इतना कट रहे ना। तो कितना महीना का, आई वाज अबाउट टू आस्क कि हाउ मेनी मंथ्स इट विल टेक, बिकॉज समवन वाज आस्किंग कि कितना महीना पर करने से होता है ना। आंसर राइटिंग में फैक्चुअल डेटा, फैक्चुअल डेटा का तो एक बुक लिस्ट बनाना चाहिए, और ये छोटा सा बुकलेट बनाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं? देखो, अभी जब तक वापस नहीं आते हो, शायद नेटवर्क ठीक कर रहा हो, तो आई टेल यू समथिंग कि जैसे नोट्स बनाना ना, जब आपका नोट्स मोटा होता है, जैसे कि वाजीराम का, या आप येलो बुकलेट ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो वो नोट्स बहुत मोटा मोटा है, किताब जैसे, देन यू हैव टू मेक नोट्स, ठीक है। जब आपको छोटा नोट्स मिलता है, देन यू डोंट हैव टू मेक नोट्स ना। तो वो नोट्स, तब आपको नोट्स बनाने की जरूरी नहीं है, ठीक है। छोटा नोट्स जब आपको मिलता है, तो बड़ा मिलने से बनाना है। हाँ, तो मैं अनदर क्वेश्चन वाज कि एक आदमी अगर पूरा फ्री बैठा हुआ है ना, सिर्फ प्रिपरेशन ही करना है उसको, खाना पीना है, सब बनाने वाला भी है, तब उसको कितना, अगर वो सीरियस एस्पिरेंट एकदम, डेली 12 घंटा भी पढ़ता है सीरियसली, कंसिस्टेंटली, फोकस के साथ, तो कितना समय लग सकता है उसको ये एग्जाम क्लियर करने के लिए? आइडियली 8 to 9 मंथ में तो क्लियर हो जाना चाहिए सर, इतना टाइम भी लगता नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं करके सिर्फ एग्जाम फोकस कर रहे हैं, मुझे 12 आवर्स दे पा रहे हैं मुझे, तो आई थिंक 8 9 मंथ्स इज मोर देन इनफ सर, अच्छे से कवर कर पाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एंड देन समवन इज आस्किंग कि लाइब्रेरी का जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, कि हर जगह लाइब्रेरी खोल रहे हैं, हम भी एक जी इनोग्रेट करके आया है इधर तेजू में कल। तो जी। लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ना कितना जरूरी है, जरूरी है क्या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना? हम तो खुद भी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया है। आई थिंक डिपेंड ऑन कि आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आपका अच्छा। घर में से ज़्यादा बच्चा लोग है, ज़्यादा कुछ होता है, फैमिली डिस्टर्ब करता है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लाइब्रेरी में जैसे थोड़ा अच्छा है क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, उसका एटमोसफियर भी वो हमें सब पढ़ने को मिलेगा। तो आई थिंक वो सब डिपेंड करता है ऑब्वियसली। लेकिन घर में अगर हम्म कोई करता है बोले तो हम तो बोलेगा कि घर सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप घर अपना कंफर्ट जोन में पढ़ता है, तो आप अपना हिसाब से पढ़ सकते हैं, अपना हिसाब से कपड़ा पहन सकते हैं, आप हम्म गंजी पहन हम्म के भी पढ़ सकते हैं गर्म है। बेड सामने हम्म। में थोड़ा बोरिंग लग रहा है रेस्ट कर सकते हैं। तो घर तो बेस्ट है, कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए।
बट हाँ, कोई कोई लोग को लाइब्रेरी पसंद है क्योंकि वो लोग को वो चाहिए होता है। ओके, देन समवन इज आस्किंग कि अरुणाचल का पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदू पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, तो दो पेपर पढ़ना कहाँ तक जरूरी है? अरुणाचल टाइम्स या अरुणाचल फ्रंट एंड देन आपका द हिंदू, दोनों को पढ़ना जरूरी है ना स्किप किया जा सकता है एक? आई थिंक आजकल अरुणाचल टाइम्स अभी बहुत जरूरी हो गया। अभी हम लोग का ऐसे में भी आपका जो जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको अरुणाचल स्पेसिफिक ऐसे पूछ रहा है। तो आपको हम्म। अरुणाचल अगर आप अरुणाचल नहीं पड़ेगा तो आपको अरुणाचल स्पेसिफिक क्या स्कीम चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अभी क्या इश्यूज है, वो सब नहीं रहेगा, इतना आप अप टू डेट नहीं रहेगा। तो उसके लिए आई right। थिंक अरुणाचल टाइम्स भी बहुत जरूरी हो गया है आज आज आई थिंक नेक्स्ट अप्रोच में। और हिंदू तो हम्म। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो नेशनल न्यूज़ जरूरी है, क्योंकि आपको अरुणाचल टाइम्स आप जो भी बोलो एडिटोरियल ना इतना हाई लेवल का नहीं होता है, उसमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो आई थिंक हम्म। हिंदू या कोई भी एक डेली नेशनल लेवल न्यूज़पेपर और अरुणाचल टाइम्स या कोई भी स्टेट लेवल न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है सर। आप आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था ना, उसको लोग पूछ रहे हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब क्या था, पहले सुना ही नहीं दिया बल्कि शुरू में। सर हम ये ग्रेजुएशन बीबीए में किया, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हाँ। इमीडिएटली हम फिर ये मेरा एमबीए किया सर हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन करके। उसके बाद फिर हम कॉलेज में प्लेसमेंट मिलने के बाद एक साल एक प्राइवेट कंपनी काम किया है। हाँ। तो ऐसा मेरा जो एज से शुरू हुआ था सर ये इससे वजह से। तो आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज किया तो क्या देख के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी, को लिया? एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारा, देर प्लेटर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो आपने यही क्यों चूज किया? आइडियली तो सर बोल रहे हैं कि अपना जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट है उसको चूज है बहुत बेटर है। आपको थोड़ा मतलब रेस में थोड़ा हेड हो जाता है, आपको क्लियर भी ज़्यादा होता है। मेरा मेन रीजन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज करने का था बिकॉज कि थोड़ा मोड़ा लिंकेज है हम लोग का मैनेजमेंट में जो हम जो पढ़ता है। आपका होटल हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा एविएशन मॉडल ये सब का कुछ कुछ टॉपिक्स रिलेटेड है। ऐसे करके हम सब सब हम बस निकाल एग्जाम बस मेन बस टाइम दे रहा था, लॉजी का था, पेट का निकाला था, खुद का मैनेजमेंट का निकाला था। तो हमको लगा कि मैनेजमेंट इतना रिसोर्सेज भी नहीं है, प्लस इतना गाइडेड आदमी नहीं मिला, प्लस का भी इतना वो नहीं मिलेगा बोल के। इसलिए हम फिर पब्लिक सिलेबस हम देखा है बहुत लिंकेजेस मिला उसमें हमको, थोड़ा जो जो फील्ड मिला इस पब्लिक को चूज किया था सर। ओके। और मैनी पीपल आर आस्किंग अबाउट द मटेरियल्स पवेट का, तो पवेट का क्या मटेरियल्स पड़ा था बल्कि, बट आई थिंक यहाँ में देने से लंबा हो जाएगा। तो आप लिख के काइंडली हम लोग ग्रुप में दे सर दीजिए ना। ओके सर। आप तो श्योर। एक्टिव है ग्रुप। हाँ, सर दे देंगे आप लोग को लिख के। उसके बाद इसमें लिखा है कि जो डेटा होता है, डेटा डेटा जी आंसर में सर। लिखना कितना जरूरी है? आंसर में कितना लिखना है, ऐसे में कितना लिखना है डेटा जो? आई थिंक अब तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो थोड़ा आगे जाना अब स्पेसिफिक जब आप जीएस लिखता है आई थिंक, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भी तो हर चेक करना पड़ता है। तो आप डेटा से अगर स्टार्ट करता है कुछ डेटा देके या फिर आपका बीच में आप जो बॉडी में डेटा अच्छा लिख देता है बोलने से आपको उसको हाईलाइट कर देता है, आपको बॉक्सिंग यूज करता है बोलने से आई थिंक इट कैन फेच यू मोर हम्म। मार्क्स। डेटा इज वेरी ओके। वेरी इंपॉर्टेंट इन फेचिंग यू हायर मार्क्स कंपेयर टू अदर्स। तो आपका आंसर्स को थोड़ा सेपरेट मतलब हाईलाइट कर देता है, आपका आंसर्स को थोड़ा अलग बना देता है। तो इस उस सब चीज़ों में आई थिंक डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया? देर 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 आर मेनी डेटा ना, मेनी डेटा, प्लेटर ऑफ डेटा है, जहाँ था हमें सब जगह डेटा ही डेटा है। तो आपने कौन सा डेटा को लिया कि ये डेटा को हमको लिखना है, बोल कैसा टाइप का डेटा को आपने लिया? और हम ये करंट अफेयर्स के लिए तो हम विजन का मंथली वाला एक मैगजीन आता था उसको हम फॉलो करता था। तो हाँ उसमें हाँ। से हम थोड़ा डेटा निकला था। प्लस हम अभी जो बताया दृष्टि का जो एक वो लोग का जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हर एक आपको आंसर्स में उसका डेटा रहता है उसमें। तो वो सब से हम अगर हम आंसर लिख रहे हैं उसको हम उसमें हम कुछ डेटा मिस आउट किया है तो हम वो वहाँ का डेटा को हम लिख लेता था। तो डेटा के लिए हम हम्म। एक्चुअली एक सेपरेट नोट शीट भी हम अलग से बना के रखा था मेरा, ताकि हम जब एग्जाम देने जा रहा हो उसको रिविजन कर सके बोल के। उसके बाद हम्म। सपोज जीएस 1 में ये डेटा है, जीएस 2 में ये डेटा है बोल के लिख के हम रखा था सर। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, जब ये नहीं था कि डेटा का एक सेपरेट बुक होना चाहिए, छोटा सा, ठीक है, 10-15 पेजेस का ना। एंड देन समवन इज आस्किंग कि वोकाबुलरी, हाउ इम्पोर्टेंट इज वोकाबुलरी आपका इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन? आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है सर, क्योंकि आपको यहाँ में इट्स नॉट ए टेस्ट ऑफ योर आपका इंग्लिश का टेस्ट टेस्ट तो नहीं है ये जो ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इतना हाई लेवल हम्म। आपको वोकेबलरी यूज करना जरूरी नहीं है।
बट ऑब्वियसली आपको आपका जो जो ग्रामर जो आप लिख रहे हो वो तो करेक्ट होना पड़ेगा, आपका जो आंसर्स है इट शुड मेक सेंस। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ तक लिखेगा, ग्रामर कंसाइज होना है, उसके बाद आपका जो ग्रामर आप लिख रहे हो वो सही होने से हो गया। इतना हाई लेवल इंग्लिश यूज़ करना जरूरी नहीं है, तो वोकेबलरी डजंट मैटर, इतना मैटर नहीं करता है फिर। ओके, वोकेबलरी इतना मैटर नहीं करता है, सब सुन लिया होगा। एंड देन न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको कितना समय लग जाता था? जो न्यूज़पेपर आप जैसे कि डेली पढ़ता था, तो न्यूज़पेपर के कितना समय लग जाता, पहले कितना लगता था, बाद में जाके कितना समय लगा? वो इनिशियली हम जब स्टार्ट करता था तो हम सर को भी हम इतना, सर का वो जो वीडियो एक तो है न्यूज़पेपर में करना चाहिए बोल के, उसको हम नहीं देखा था। तो हम तो इतना पूरा सब कुछ पढ़ता था, हर चीज़ को पढ़ता था, मतलब कुछ सब आप जब न्यूज़पेपर जब पढ़ने शुरू करेगा आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ेगा, इसको हाईलाइट इतना अंडरलाइन कर देता था न्यूज़पेपर में, डायरेक्ट कलरफुल हो जाता था पेपर जो पीडीएफ जो लेता था। तो बाद में हम्म। जाके फिर रियलाइज हुआ कि आप उसको लिंकेज करना जरूरी है, मतलब किस हम्म। आपको, आप उसको डायरेक्ट मतलब वो करना है कि आप ये पर्टिकुलर था, ये चीज़ जो GS1 का है, ये पर्टिकुलर चीज़ जो GS2 का है, इसमें आई थिंक आपका सिलेबस आप कितना अच्छे से मालूम है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सिलेबस में हाँ ये सिलेबस में है तो ये आ सकता है बोल के। ऐसे करके आपको हम शुरू शुरू में मे भी 1 घंटा तो लगता था हम जीएस ये हिंदू पढ़ने में। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके टाइम कम होते गया, तो हम अभी तो अराउंड 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है, अच्छा खासा पढ़ लेता है जीएस हिंदू को भी, एडिटोरियल को भी। तो आपको कभी फोमो हुआ था कि जैसे कि आप क्लास में भी था, रेगुलर रहता था आपको, हम जब भी देखता था ना, हमेशा दिखाई देता था दांत वेदांत, क्वेश्चन भी हम बहुत पूछता था आपको, तो फोमो हुआ क्या कभी? और कर लेता है करके ना, ये मटेरियल से हो जाएगा या दूसरा मटेरियल, और दोस्तों भी बोल रहे हैं वो भी ले लेते हैं, और कैसा कोई फोमो हुआ आपको? फोमो तो हुआ था सर, ऑब्वियसली फोमो तो रहता है आदमी को, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीज गैदर करेगा बोल के होता है। तो हम भी जब शुरू शुरू प्रिपरेशन करता था तो हर चीज़ का मटेरियल देखता था, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स को कलेक्ट करने ट्राई करता था, वीडियो से जो लेने ट्राई करता था। बट एट द एंड हम्म। ऑफ द डे अब उसको पढ़ ही नहीं सकते, टाइम नहीं दे पाते, तो यूजलेस ही है, काम नहीं है। इसलिए हर आपको स्पेसिफिक मटेरियल लेके उसको फोकस करके आई थिंक ज़्यादा रिवीजन फोकस करने से वही चीज़ को आप जो आप ऑलरेडी लेके रखा है आपको पास जो है जो पढ़ चुका है उसको रिवीजन करते रहने से आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि आप जब मेंस में भी जब आंसर लिखेगा आप, जितना भी आप क्वालिटी में फोकस करो आपको पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इतना अच्छे से उसको लिख सकेगा आंसर्स को। आपको कहीं ना कहीं में आपको थोड़ा जनरल आंसर्स लिखना ही पड़ता है। तो इसलिए आई हम्म। थिंक इतना हाई कवर करना जरूरी नहीं है, जस्ट रिवीजन करनी थी। ओके। एंड देन जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, यहाँ में बहुत हेल्प लग रहा है, तो उन लोग पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिलेशनशिप, कितना रिलेशनशिप है? आई थिंक सर हाँ GS2 में आपको पेपर 2 में बहुत रिलेशन है, पेपर 1 तो मोरलेस आपका स्टैटिक ही है, उसमें आपको थिंकर्स लोग का बारे में वो लोग का क्या है भी पूछते हैं। हाँ बट पेपर 2 में थोड़ा मोड़ा से रिलेटेड है, आपको जो इश्यूज चल रहा है, आपका हम्म। गवर्नर का क्या इशू चल रहा है उसका बारे में लिखिएगा, तब उसके में अगर आप करंट अफेयर्स का कुछ लिख देता है, सपोज आपका तमिलनाडु का जो गवर्नर का इशू था उसको आप हाईलाइट कर देता है आंसर में, आई थिंक इट हम्म। कैन फेच यू मोर मार्क्स। हम लेकिन हम हाँ, एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि यूपीएससी का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर है और हम लोग का जो एपीपीएससी का पब्लिक पबेट का पेपर है बहुत डिफरेंस है। बहुत पबेट का डिफरेंट। पेपर यूपीएससी में आपको difficult है, बहुत हाई लेवल का है ना। पबेट का जो अभी तक जो है वो तो थोड़ा आपको इतना भी टफ नहीं है, आपको जो जनरली आपको जो सिलेबस में जो टॉपिक है उसका हिसाब से ही पूछता है। तो अगर ऐसा रहने से तो आपका करंट अफेयर्स लिंकेज भी करना जरूरी नहीं है पेपर 2 में भी, लेकिन आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर्स को और पेपर 2 का जो टॉपिक्स है उसका आप रिलेट करते तो अच्छे मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। ओके, ग्रेट। एंड देन एक एक ये आकाम पूछ रहा है कि ही इज ए कांस्टेबल, एपीपी में कांस्टेबल है, तो उनका इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद बोथ ड्यूटी एंड स्टडी, इज आस्किंग फॉर सम टिप्स बिकॉज आप एसआई भी है, कुछ टिप्स बता दीजिए कि उसको कैसे करके प्रिपेयर करें एज ए कांस्टेबल एंड देन ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। अ, अभी तो अक्सर टाइम मैनेजमेंट को खुद से करना ही पड़ेगा, बीइंग इन ए कांस्टेबल आपको तो जितना इतना हम लोग तो सर अलग से हेडेक हम लोग का केस, तो कुछ केस में आप सपोज आपको ड्यूटी आवर्स खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको केस रिलेशन में कुछ आपको एविडेंस मिल रहा है, कोई आपको कॉल है कि हाँ ये सर ये आदमी मालूम है मुझे, तो आपको जाना ही पड़ता था बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स। तो वो कभी कभी हम्म। हो जाता था। लेकिन अगर आपका फिक्स आवर्स है बोलने से तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, सपोज आपका आज का ड्यूटी सपोज 8 से लेके आप मॉर्निंग आवर्स में आपका 8 से लेके 2 बजे तक है, तो आप बाकी शाम को आप रेस्ट करने के बाद 5 से लेके 8 तक आराम से पढ़ते हैं। ये सुबह भी हम्म। टाइम मिला के पढ़ सकता है, फिर सब पढ़ने में आपका 2 से लेके 8 तक ड्यूटी है, 2 बजे से दिन का रात का 8 बजे तक, फिर आप उसको फिर सुबह उठ के आप पढ़ सकते हैं ऐसा करके।
तो अगर आपका फिक्स ड्यूटी आवर्स है बोलने से तो आप मैनेज कर पाएगा। ऑब्वियसली शुरू शुरू में थोड़ा टास्किंग होगा, आपको थोड़ा तकलीफ होगा, बट अब एक रूटीन बना लेने से आई थिंक योर बॉडी विल बी यूज टू इट, आपका माइंड भी सेट रहेगा कि हाँ इतने टाइम में हमको पढ़ना है बोल के। ऐसे ही वही करना पड़ेगा, भाई नहीं। एंड देन समवन इज आस्किंग कि आपका कंटिन्यूटी आपने कैसे मेंटेन किया ना। इतना लॉन्ग जर्नी है, 2020 में फेल हो गया, फिर आपने फिर दिया, फिर पास हो, बिकॉज 2020 to 25 5 साल का है, एंड देन यू आर वर्किंग ऑल्सो बीच में। तो कैसे इतना कंटिन्यूटी मेंटेन किया आपने? सर हम ऑनेस्टली बोलेगा सर, हम तो बीच में हम भी इतना इतना वो नहीं किया था, हम भी इतना मतलब ये अपना बुक्स को भी टच नहीं किया था। तो सिंस 2022 में हमको एसआई जॉब मिलने के बाद फिर हम लोग ट्रेनिंग में चला गया। उसके बाद फिर ट्रेनिंग से आने के बाद तो फिर अपना ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उसमें फिर बहुत रिगुलसली ड्यूटी में लग गया था। ऐसा करके इतना हम्म। बुक्स तो हम इतना वो नहीं हुआ, बट आई वॉज टू मतलब जो भी हमको जो हम न्यूज़पेपर तो हम पढ़ता ही था, क्योंकि मेरा एक हैबिट बन चुका था कि हमको सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स को हम न्यूज़पेपर के थ्रू से तो हम थोड़ा मोड़ा मेरे साथ मतलब कनेक्शन में था। ऐसा नहीं कि हम पूरा वो कट ऑफ हो गया था। बाकी जो स्टैटिक पोर्शन हो गया, हम पूरा हर एक चैनल मेरा बहुत, आपका चैनल भी है प्लस अलग अलग चैनल्स भी है, तो उसमें कुछ भी आप डाल लेता था मटेरियल्स, ये सब को हम डाउनलोड करके थोड़ा मोड़ा टाइम मिलने से हम अपना फ़ोन में पढ़ लेता था। ऐसे करके हम थोड़ा कनेक्टी अपना कंटिन्यूटी मेंटेन किया था सर। तो ऐसे करके जब एग्जाम्स टाइम में आ गया हमको इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ वापस डायरेक्टली पढ़ने के लिए। एंड देन आंसर राइटिंग का कुछ टिप्स, कैसे करके कब शुरू करना चाहिए? तो अब आंसर राइटिंग तो आई थिंक सर आप प्रीलिम्स जब आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप शुरू कर देने से अभी आपका एक एडवांटेज रहेगा आपके लिए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड में भी थोड़ा आगे रह जाएगा। क्योंकि आप हम्म। आंसर राइटिंग इज द मेन थिंग, मेंस में तो जो भी बोलो आंसर राइटिंग इज द मेन। आंसर राइटिंग का टिप्स बोलने से आई थिंक कीवर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको वही लगा आई थिंक कीवर्ड्स। आपको जो कीवर्ड्स है आई थिंक उसको आप अच्छे से बॉक्सिंग करके अंडरलाइन करने से that आपको आपका आंसर्स को हाईलाइट करता है। प्लस आपको हम्म। डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को मालूम होना पड़ेगा। बहुत लोग क्वेश्चंस का क्या एक्चुअल डिमांड है वो सब को नहीं नहीं देखते, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है स्पेसिफिकली। और क्वेश्चंस का कुछ एग्जैक्टली। कुछ चीज़ होता है जैसे कि आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, आपका हम्म। इश्यूज हो गया, कुछ स्कीम उसको हाईलाइट करना है। अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी आप क्वेश्चंस को एक्चुअली पढ़ लेना है आंसर राइटिंग में, एंड क्वेश्चन हम्म। क्या स्पेसिफिक पूछ रहा है उसको उसको ऊपर में उसका डिमांड को आप अगर मेट कर देने से आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। वही है एग्जैक्टली। टिप्स तो। हाँ, तो सर का क्या बोलने का है कि देखिए, आपको अगर नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट पूछा है, तो आप कॉजेस लिख के आएगा, देन यू विल नॉट गेट मार्क। बहुत लोग कॉजेस लिखते हैं नेचर पूछने से ना, तो ऐसा टाइप का चीज हो जाता है, एंड देन यू विल थिंक कि हम तो बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन मेरा हुआ नहीं है ना। तो ये चीज आपका सोचता है, ठीक है। एंड देन उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप हाइंड साइड में, इफ यू गिव द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर ना, देन व्हाट डिफरेंट विल यू बी डूइंग? नेक्स्ट ईयर क्या अलग करेगा इस बार से? आई थिंक हम आंसर राइटिंग को अपना और रिफाइन करने ट्राई करेगा। हम मिस्टेक करता है कि हम हर एक क्वेश्चंस का हम एक बुलेट पॉइंट्स में लिखता है, बट हम बुलेट पॉइंट्स को लिख के फिर पैराग्राफ लिखने ट्राई करता है उसका नीचे में। जैसे करके मेरा हम्म। बहुत टाइम उसमें चला जाता है एक क्वेश्चन लिखने में। तो जनरली हम्म। एक हिसाब से सपोज 10 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 7 मिनट ऐसा लेना चाहिए, तो हम अराउंड 8-9 मिनट ऐसा ले रहा था। मॉक टेस्ट में भी आपका जो भी टेस्ट है इसमें भी। तो ऐसा आई थिंक उसको आप रिफाइन कर अगर बुलेट पॉइंट्स में ही सीधा पैराग्राफ टाइप से लिख के अगर वो आप उसका बट अपना आंसर्स को ज़्यादा कंसाइज बनाने ट्राई करेगा आपको मीट कर हम्म। सकने से, आई थिंक वो हम ट्राई करेगा। बाकी हम ये बार सर इतना सिलेबस कंप्रेहेंसिवली कवर नहीं कर पाया था, तो आई थिंक आई विल ट्राई टू कवर दी सिलेबस एंटायर सिलेबस प्रॉपरली कंप्रेहेंसिवली कवर करने ट्राई करेगा सर अच्छा से। हम्म। तो किसी ने ये भी पूछ रहा है कि जैसे कि आपने आंसर राइटिंग किया, तो वो आंसर लोग का फिर आप नोट्स बनाता था कि छोटा छोटा करके? एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब लेजी लगता था, जब लेजी वगैरह हो जाता था ना, आपको सपोज आज पढ़ने का इच्छा नहीं, तो आप डायरेक्ट सो जाता था ना ना, व्हाट यू यूज्ड टू डू? आंसर राइटिंग का ले तो हम सपोज हम दृष्टि का जो हम बोला था उसमें क्वेश्चंस रहता है, तो हम उसमें आंसर्स लिख लेता था। तो फिर हम उसका हम्म। जो वो लोग मॉडल आंसर्स भी डालता है उसमें, तो हम उसको जस्ट कंपेयर करता था। उसका बाद हम उस पर हम्म। कुछ एडिशन होने से उसमें सेपरेटली मार्क करता था, उसका बाद उसको हाईलाइट करता था। सपोज कुछ डेटा हमसे छूट गया उसका हम लिख देता था, कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स है उसका मॉडल आंसर्स में वो हम लिख लेता था। ऐसे करके ही हम्म। वो हम वो करता था, लिखता था। तो हम सेपरेटली ऐसा नोट्स तो बनाया नहीं था, जस्ट अपना जो लिखा है आंसर्स उसको रिफाइन करके कीवर्ड्स और डेटा ऐड करता था। बाकी ये क्या बोलते हैं बोरिंग लगने से क्या करता था बोलने से, सोता बोल के नहीं था। हम तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट अपना फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब पूरा वो लोग बोलते हैं कि अनइंस्टॉल कर लेना चाहिए बोल के। हम उसको तो रखा था ऐसा बोल के, डायरेक्ट अनइंस्टॉल तो नहीं किया था। वो ऑब्वियसली बहुत जुडिशली यूज करता था। सपोज आज बोरिंग लग रहा है बोलने से एक आज 15 मिनट कुछ देख लेगा, कुछ रील्स देख लेगा, कुछ शॉर्ट्स देख लेगा, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा ऐसे करके। या फिर हम मेरा ये थोड़ा गार्डनिंग भी हम शुरू कर दिया था।
पीछे में थोड़ा सा ये ग्रास ग्रास, उसके बाद कुछ प्लांट्स व्लांट्स उगा रहा था, वो लोग को थोड़ा केयर केयर करेगा, ऐसे करके करता था। ओके। एंड देन एक एक पेपर है इसमें, क्या बोलते हैं हम लोग का सिविल सर्विस एग्जाम में, मेंस में, इंग्लिश पेपर, जनरल इंग्लिश पेपर, तो उसको बहुत लोग भूल जाते हैं और कोई कोई काम उसमें फेल होने वाला भी देखा है। जी तो सर। आप जब एग्जाम आया तो फॉर श्योर आपने भी इंग्लिश पेपर का प्रिपरेशन नहीं किया होगा नहीं, ना? स्पेसिफिकली तो नहीं किया। तो हाँ, थोड़ा सा टेंशन हुआ था कि इसका कुछ कहीं खराब ना हो जाए बोल। ऐसे तो नहीं लगा है सर, लेकिन क्योंकि उसमें ऐसे होता ही है, ऐसे तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहा होता है, तो उसमें तो मार्क्स आ जाते हैं, प्लस आपको रीडिंग कंप्रेंशन तो आपको सीसेट में होता ही है, तो उसमें पैसेज में तो फिर आप उसमें मार्क्स निकाल लेते हैं। तो इतना तो हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं है, आराम से आप निकाल सके, कोई भी पास हो जाएगा उसमें। कोई भी पास हो जाएगा ना। जी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी लेकिन ध्यान में रखना है दिमाग में, नहीं तो वो भी कभी कभी फेल करा देता है, एक दो को देखा है हमने लास्ट टाइम। तो ये हो गया। एंड देन कुछ और क्वेश्चन है आप लोग का, बताइए। और ये ज्यादातर आई थिंक क्लियर हो गया है, तो एक दो शायद जो इसमें पूछा है कि 9 महीना में एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा ना, तो ये चीजें, बाकी तो सब क्वेश्चंस हो चुका है। तो आपका तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहेगा कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? और सर मेरा तरफ से तो वही बोलेगा कि समबडी इफ समबडी अभी जस्ट ग्रेजुएट होके आए, आप 24-25 ईयर्स है, तो आप लोग, अब भी आपका टाइम है, आप अभी से आप मोटिवेशन होके प्रिपेयर करो। हम लोग तो, हम रेस में बहुत लेट से घुसे हैं, हम तो 26-27 ऐसे में घुसा था रेस में। तो आप लोग अभी 24-25 जस्ट ग्रेजुएट होके 23 है, तो अभी घुसा हो। आप लोग अभी धक्का खाने से भी, आप लोग ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलने से भी चिंता मत करो, आप वो एक लर्निंग फेज है, आप उसको सीखो। तो आप उसको सीख के प्लस सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में तो निकलेगा ही निकलेगा, श्योर है वो तो। और अभी आप लोग ये कमीशन भी बहुत अभी ईयरली एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो यूर लकी। हम लोग तो बहुत रुकना पड़ा था ये सब एग्जाम्स के लिए भी, 5 5 ईयर्स वेट बहुत लंबा है, तो आप लोग भी लकी है। तो अभी तो और मोटिवेट होकर पढ़ना है कि अब ये बार नहीं होने से भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में श्योरली निकलेगा बोल के। तो वही है, बाकी अपना जो बेसिक्स है उसको आप अच्छे से कवर कर लो। आपका जो बेसिक्स जो स्टडी मटेरियल है उसको तो जैसे भी कवर कर लो। और जितना आप आगे मेंस के लिए और पढ़ने शुरू करेगा प्लेन्स के साथ ही, उतना आपका एडवांटेज हो जाएगा। और जितना हो सकेगा एंड भी जल्दी शुरू कर देने से ठीक है। और यहाँ में धोखे सर लोग एकदम अच्छा मेंटर मिला है, आप लोग मेंटर यहाँ में ऑलरेडी रेडी है, जो ऑलरेडी एक जॉब होके भी इतना कुछ टाइम लेकर निकल रहा है हम लोग का अरुणाचल स्टूडेंट्स के लिए, कॉमरेड्स के लिए। तो वो भी बहुत अच्छा चीज़। तो आप मोटिवेटेड रहिए और अपना आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं आपको सक्सेस आपको एक बार में मिलेगा, ऐसे नहीं, हम भी इतना एग्जाम दे दे के आके ही ये लेवल में पहुंचे हैं, तो आप लोग भी जितना हो सकेगा ट्राई करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको भी अपना माइलस्टोन जल्दी मिलेगा। हाँ, तो बहुत लोग का सर ये सर ये आपका ये है कि क्या बोलते हैं, कंटेंशन रहता है कि हम बहुत गरीब है बोल के ना, यूट्यूब में भी मेरे नीचे उसमें कमेंट आते रहते हैं, हम बहुत गरीब है, हम नहीं कर पाएगा क्या, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी कहाँ तक ठीक है? बहुत गरीब होने से या फाइनेंशियल इश्यूज का वजह से कोई पूरा दब जाएगा क्या? मतलब ना, इनहिबिटिंग फैक्टर है क्या ये चीज, फैमिली बैकग्राउंड? एक तो सर वो है ना, एक सेइंग है कि यू आर द बीइंग बोर्न पुअर इज योर प्रॉब्लम, बट डाइंग, आपको बीइंग बोर्न पुअर इज आपका इशू नहीं है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट डाइंग आपका वजह से है, बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग द एफर्ट। तो आई थिंक हम्म। हाँ, ये आपको जो फाइनेंशियली साउंड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसके उसका थोड़ा एडवांटेज होता है, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं है कि दैट शुड बी लिमिटिंग फैक्टर। आप वो लोग से डर के ही बैठ जाएगा कि हाँ उसका पास तो इतना रिसोर्सेज है, इतना कोचिंग में घुस रहा है बोल के, हम तो पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा उनसे, तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ेगा नहीं। अब उल्टा वो उसको आप अपना एक फायर बनाने की, हाँ उसका पास पैसा है तो क्या हुआ, हम छोटा आदमी है, इतना पैसा नहीं होना चाहिए, हम वो लोग से और मेहनत करेगा बोल के। आई थिंक दैट शुड बी द फायर इन यू, कि आप उसको एक मोटिवेशन फैक्टर बना लेना है उसको। और आजकल तो सपोर्ट करने वाला भी बहुत है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, सर का क्लासेस भी है, रिसोर्सेज तो आपको मिल ही जाएगा। जस्ट आपको राइट मेंटरशिप चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए, तो आई थिंक एनीबडी कैन डू इट। ना एग्जैक्टली। तो सुन लो, जो जो पैसा नहीं है ये नहीं बोलते रहते हैं, यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। तो बहुत लोग को डाउट रहता है कि मतलब आपसे बताइए, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, आप चलो कभी कभी रेगुलर क्लास नहीं भी कर पाए होगा, तो आपको क्या लगता है कि जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है जी तो सर। उसमें कुछ, जैसे कि हम भी पढ़ाता है ना, तो उसमें कुछ बहुत अलग वाला चीज पढ़ाता है कि जो हम नहीं पढ़ाता है, ऐसा कुछ है क्या ऐसे कि तो वहां से ही होगा? भी, जी सर, हम भी कोचिंग तो बहुत जगह में लिया है, क्योंकि सर लकीली था, क्योंकि हमको भी जगह अपॉर्चुनिटी तो मिला है, लेकिन ऐसा तो हमको भी खुद भी नहीं लगा सर, हम तो एक बार तो हम सोच भी रहे कि खुद से ही पढ़ेगा। आई थिंक खुद से पढ़ना और सर का जो हम्म। पढ़ाता है, हमको कुछ डिफरेंस लगा नहीं है।
ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग अलग बुक से लेके पढ़ाता है, रिसोर्सेज भी हम्म ऑलमोस्ट सेम सेम रहता है, और जो मटेरियल प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। एफर्ट तो एट हम्म द एंड ऑफ द डे आपका ही होगा, आप कितना एफर्ट हम्म, डालेगा, आप कितना वो करता है। हाँ, कुछ कुछ मेंटर्स होता है जो अच्छा होता है, एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई मेंटर होगा जो अच्छा लाभ मिल सकता है आपको, जो आपको गाइडेंस देगा। वही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, रिसोर्सेस और जो पढ़ाने का टेक्निक, जो मटेरियल कवर करेगा, जो पढ़ाएगा, वो तो आई थिंक मोरलेस हर जगह का आपको सेम ही पढ़ाएगा, सेम ही रहेगा। सेम ये सेम पे। आपका एफर्ट कैसा है, आप कितना एफर्ट दे रहा है, वही आई थिंक ज़्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो जैसे कि कहीं कहीं में 9 से 9 तक पढ़ाता है ना, तो मेरा अप्रोच रहता है कि हफ्ता में 2 2 दिन। तो 9 से 9 तो इतना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट दिन तो खुद पढ़ना से ज़्यादा ठीक है ना। जी सर। हम्म, तो दैट इज बेटर। तो प्रिपरेशन स्टेज में आइसोलेशन में होना है कितना हद तक ठीक है? आप प्रिपरेशन स्टेज में आइसोलेशन में था कि दोस्त लोग के साथ भी पार्टी सार्टी भी कर लेता था? पार्टी शादी तो इतना तो नहीं किया है, लेकिन कंप्लीटली आइसोलेटेड भी नहीं होना, आई थिंक थोड़ा सोशल एक होना जरूरी है आदमी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो सोशल एनिमल है। कोई होना चाहिए आपका दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर, आपका गर्लफ्रेंड हो या कोई पार्टनर हो जिसके साथ आप बात कर सकेगा। आपको थोड़ा अपना जो जो भी एंग्जाइटी हो रहा है, उससे ये जर्नी में तो एंग्जाइटी आएगा ही, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट भी आता ही है कि हम क्यों पढ़ना शुरू किया, हम क्लियर कर पाएगा कि नहीं, क्लियर नहीं करने से हम क्या करेगा आगे। तो ये सब डिस्कशन करने वाला आदमी तो चाहिए आपको। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढ लो, ऐसा पार्टनर ढूंढ लो, ऐसा ग्रुप ढूंढ लो, कंपेनियन ढूंढ लो जिससे सब शेयर कर सकेगा। दैट विल बी मोर हम्म। बेनिफिशियल रादर देन पूरा आइसोलेशन रहेगा तो। आइसोलेटेड रहेगा तो उल्टा खुद को आप डाउट कर करके उल्टा नहीं पड़ पाएगा, एंग्जाइटी करेगी। अभी जैसे कि आपने कमेंट कर दिया कि मैंने 26 में एंट्री लिया था, तो मैं लेट में एंट्री लिया। तभी देर आर पीपल हु आर 29 32, तो वो लोग दुख हो तो what? उनके लिए क्या बोलना है? क्योंकि कोई कोई 40 वाला भी है इन आवर क्लास। उनके लिए ऐसे क्या तो बोलना? आई मीन एज इज एज तो जस्ट नंबर है। अभी हम भी अभी रिवील कर, हम भी 30 इयर्स हो गया, हम भी अभी तक मेरा भी फायर खत्म नहीं हुआ, हम भी एग्जाम देगा। तो अभी हम लोग हम्म भी, हम भी जॉब में होके भी एग्जाम देगा, मोटिवेटेड है। तो आप लोग तो और मोटिवेटेड होना है कि मेरा एज जा रहा है तो हम जैसे भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेगा बोल के और मोटिवेटेड लेना है उल्टा। तो हम जॉब हम्म में होने के बाद भी इतना मोटिवेशन होके भी एग्जाम देने रेडी है, फिर नेक्स्ट टाइम भी देगा, श्योर देगा। तो आप लोग भी और मोटिवेशन रहना है कि मेरा एज उल्टा कंप्लीट हो रहा है, हम तो और कंप्लीट करके नेक्स्ट टाइम जैसे भी निकालना है बोल के उल्टा सोचना है। हम्म। तो सुन लो, जो एज ज्यादा हो गया वो भी दुख नहीं करना है। तो ये चीज हम पूछने वाला ही था, बोलने वाला ही था। क्योंकि 40 38 वाला भी है, और छोटा वाला है, बड़ा वाला है, बट द पॉइंट इज आपको खुद को खुद मोटिवेट रखना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का सेशन का यही बात है कि बेसिकली आप खुद पढ़ने से भी हो सकता है, बट यू नीड ए गुड मेंटर। आपको जो कि हमें बहुत सारा, हम लोग का एक ग्रुप है, वहाँ में सांग लोग भी, दात वेदर लोग भी रिप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, आप अच्छा क्वेश्चन डालो। एवरीवन इज नॉट लाइक मी, फ्री जैसे बैठा है जैसे ना, मटेरियल पूछते नहीं रहना। यू रियली पुट गुड क्वेश्चंस। तो क्वालिटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग को हेल्प करेगा आपका जो दात वेदर भी। ठीक है, तो और लास्ट क्वेश्चन कुछ है तो पूछ लीजिए, देन वी विल लेट हिम गो। ठीक है, 8 बज के, संडे भी है आज बेचारा। संडे को भी आया आपने, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। ये कुछ नहीं। हाँ, मतलब ऐसा कोई पास हो जाने से जो अपना स्टूडेंट जिससे बात कर रहा था अच्छा लगता है ना। तो बोर्डम फेस ये क्वेश्चन चला गया है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आई थिंक क्वेश्चंस विल बी रिपीटेटिव नाउ। तो उसका आंसर हम ही देते रहेगा रिपीटेटिव बोला है। शाम को हम लोग अभी के लिए जाने देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड देन आई एम श्योर कि आपका जो राइटिंग का स्टाइल है, द वे यू राइट, ठीक है, एंड देन योर पर्सनालिटी जो भी है, यू आर फिट फॉर यूपीएससी ऑल्सो। तो नहीं होने से भी वेर एवर यू विल बी आप अच्छा, क्योंकि आप पुलिस में भी काफ़ी अच्छा कर रहा था। आप एंड एक और बगांग ये बखांग एक है ना, तामो बखांग। तो ही वॉज ऑल्सो माई स्टूडेंट ना, तो हम दोनों तो चैट करते रहता था। उसको भी हम बोला था एग्जाम दो करके, ये सेड अभी तो सर नहीं दे पाएगा तो आई एम श्योर कि आप, हाँ, यूपीएससी भी डेफिनेटली करेगा और कीजिए। देन वी आर देयर, हम लोग भी मदद करेगा ना जितना सकेगा। तो चलो, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। कीप वर्किंग हाँ हार्ड। चलो। थैंक यू।